The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुनिधि आर्या एंड आई टीच इकोनॉमिक्स ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते रहते हैं। फिलहाल हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ा है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, क्वांटिटी को पढ़ चुके हैं। पिछली कुछ वीडियो से हमने डिफरेंशिएशन को शुरू किया था, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, रूल्स को समझा था। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को समझाया था। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो वहाँ से रिलेटेड हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और पूरी क्लैरिटी रहे। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी कोर्स देख रहे हैं, किसी भी लेवल पे कोर्स देख रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी क्वेरी है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स और फॉर द क्विज सेशंस। शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। देखिए, आपने बहुत बार माइक्रो इकोनॉमिक्स में सुना होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को जो डील करेंगे उसमें हम इलास्टिसिटी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे। यानी कि हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सटेंड करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी, वो समझेंगे और फिर उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमको समझना है इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करे, दैट इज ए फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स से y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, if y is a function of x in which x is independent variable and y is dependent variable, right? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये तो मैं आपको डे 1 से समझा रही हूँ। जब तक मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी ये चीज मैं आपको बताती रहूंगी। y इज द फंक्शन ऑफ x इन विच x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीड्स टू चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना हमको अभी तक पता है। इसी के ऊपर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट भी बिल्ड किया है। अब हमको समझना है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेचेबल। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज कितनी इलास्टिक है या फिर कितने जल्दी वो चेंज होती है, जस्ट चेंजिंग सिचुएशन। ठीक है, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इलास्टिक आती है, जो ट्राउजर्स पहनते हैं या फिर कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है जिसमें आपके बैली पे इलास्टिक लगी होती है, तो उससे क्या होता है कि वो स्ट्रेचेबल हो जाती है। यानी कि इवन इफ यू आर गेनिंग सम वेट तो अभी उस ड्रेस को वो आप पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें इलास्टिक लगी हुई है वो खुद से उसको एडजस्ट कर लेगी। तो जब हम ये चीज करना चाहें कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होगा, हाउ मच चेंज, जब हम ये कैलकुलेट करना चाहें तब हम इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, यानी कि हमें अभी तक पता है कि जब भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तब तब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रोपोर्शनल चेंज जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल में ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन। माइंड इट, हम इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन की बात कर रहे हैं,
हम इकोनॉमिक्स के किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी ही क्या होता है। ठीक है, अब लेट्स से हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो y से चेंज होकर डेल्टा y हो गया, x से चेंज होकर डेल्टा x हो गया। ठीक है, अब हम इसमें चेंज देखना चाहें तो कितना हुआ, डेल्टा y अपॉन y। प्रोपोर्शनल चेंज तो हम ऐसे ही देखेंगे ना। ठीक है, x का क्या हुआ, डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, अब हमको देखना है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, y ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंज होने की वजह से कितना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि हमको क्या चेंज करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है, किसकी वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमको किस तरीके से सोल्व करनी होती है ये इक्वेशन जो होती है, या फिर इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। इनर की इनर में मल्टीप्लाई, आउटर की आउटर में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, ये बाहर है, आउटर की आउटर में मल्टीप्लाई, डेल्टा y इंटू एक्स अपॉन नीचे क्या आ गया, डेल्टा x इंटू वाई। थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर चीज है। ठीक है, अब हमें एक चीज और समझनी है कि लेट्स से ये हमारा फंक्शन का कर्व है, लेट्स से हमने कोई डिमांड फंक्शन एज्यूम किया हुआ है और हम मानते हैं कि ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो हम एक पॉइंट पे अगर हम मेजर करना चाहें कि लेट्स से इस पॉइंट A पे क्या इलास्टिसिटी है, ठीक है, तो हम मेजर करना चाहते हैं एक पॉइंट पे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। और इसको मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इलास्टिसिटी हम कब अच्छे से अच्छी तरीके से मेजर कर सकते हैं, जब हमारा जो चेंज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वो छोटे से छोटा हो। यानी कि जितना छोटा चेंज होगा उतने ही बेटर तरीके से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमको जो ये चेंज हमने माना है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा रखने की जरूरत है। यानी कि जो हमारा डेल्टा एक्स है वो जीरो नहीं है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी कि जीरो से थोड़ा सा बड़ा चेंज है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, जब बहुत थोड़ा चेंज हमको देखना हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख सकते हैं x अपॉन y। ठीक है, ये हमने बाहर लिख लिया, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो लिमिट है हमारी चेंज की उसको अंदर लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर आपको जरा भी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो याद है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको बताया था दो तीन एक तरीके से कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, मैंने ऐसे कर्व बना के आपको समझाया था कि इस तरीके का कर्व है। आर्क का कॉन्सेप्ट बताया था कि आर्क यहाँ पे आके लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया है, जिसमें x y हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेट्स से हम इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू x की होगी, कुछ वैल्यू y की होगी। तो इस पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x अपॉन y। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू चेंज इन द वेरिएबल, दैट्स इट। और ये हमारे पास क्या आ गया, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना बताती हूं। इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं
ईटा से, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है। आप एन बनाइए और एन के जो एक लेग है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स की जगह आप पूरा डी वाई ओवर डी एक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिकली क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम माइक्रो में घुसते हैं। अब हम 4 तरीके के अलग अलग इलास्टिसिटी देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ ए फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, 4 तरीके के फंक्शन की इलास्टिसिटी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड देन फाइनली वी विल सी cost elasticity of an output. Cost elasticity of an output, right? देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। आई होप अगर आपने इंटरमीडिएट माइक्रो पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़े होंगे, आपको आइडिया होगा क्या होते हैं। फिर से समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि जैसे हमने माना था y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जिसमें x क्या था, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। सेम वे इसमें हम मानेंगे क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, हमने माना, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको क्या बताएगा, ईटा क्यू पी, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, अगर आपने माइक्रो में पढ़ा तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमको बताता है वो बताता है कि जब जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट क्वांटिटी पे कितना आएगा। यानी कि अगर हमने प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कम होगी, और अगर हमने प्राइस को कम किया तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P अपॉन Q इंटू डी क्यू अपॉन टी पी। बिल्कुल सेम है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो मैंने भी इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन समझाया था। बस हमने इसमें क्या किया है, फंक्शन के जो वेरिएबल्स थे वो चेंज कर दिए हैं। यानी कि जो हमने इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्वांटिटी को मान लिया और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो प्राइस को मान लिया है। और हमने क्यों मान लिया है, क्योंकि प्राइस इंडिपेंडेंटली डिसाइड होता है और प्राइस के हिसाब से कंज्यूमर जो है क्वांटिटी को डिमांड करता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो डिमांड इलास्टिसिटी होती है या फिर जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, दैट शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है ना प्राइस और क्वांटिटी में, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है और हम इलास्टिसिटी को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इस पे क्या करते हैं, पूरी इलास्टिसिटी पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बाय नेचर ही नेगेटिव एक्सप्रेशन है। तो जो माइनस माइनस जो होगा वो एंड में हमारी जो इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, यानी कि प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करेगा मार्केट में प्राइस के चेंज होने पे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो एक प्रोड्यूसर है वो ज्यादा सेल करेगा ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो प्रोड्यूसर कम सेल करेगा ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो लॉस है वो कम से कम हो। यानी कि मार्केट में जो भी चीज ज्यादा प्रेवलेंट होगी उसको ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। लगाइए इस पे भी सेम फॉर्मूला, ईटा क्यू पी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी पी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि हमें इसमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपको याद हो तो हमारा सप्लाई फंक्शन इस तरीके से दिखता है, यानी कि सप्लाई फंक्शन हैज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, और ये हमारा नेगेटिव रिलेशन शो करता है। हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। अब हमको समझना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बेस पे एंजल लॉ भी है। ठीक है,
यानी कि जब हम गुड्स को प्राइस के बिहाफ पे सेग्रीगेट करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऑर्डिनरी गुड्स, इस तरीके के गुड बन के आते हैं। लेकिन जब हम इसका क्राइटेरिया इनकम रखते हैं तो हमारे दो तरीके के गुड बनकर आते हैं। एक आता है नॉर्मल गुड, एक होता है इंफीरियर गुड्स। आई होप आप सबने इनके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा नॉर्मल गुड है तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम उसकी डिमांड भी बढ़ाते जाएंगे। यानी कि हमारी इनकम बढ़ी तो हमने उसका डिमांड भी बढ़ाया, तो ये हमारा नॉर्मल गुड है। इंफीरियर गुड में क्या है, हमारी इनकम बढ़ी तो हम उस गुड का डिमांड कम कर देंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताएगा कि जिस जिस तरीके से हमारी इनकम चेंज होगी हमारी डिमांड कैसे चेंज होगी। यानी कि ये किसका रिस्पॉन्स बताएगा, रिस्पॉन्स ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है। लेकिन ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है, ये कंज्यूमर की इनकम पे चेंज होने पे डिमांड बताएगा। यहां पे किस पे बता रहा था, प्राइस चेंज होने पे, यहां पे किस पे बता रहा है, इनकम पे। तो दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इसीलिए ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यों है ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो मैंने बता दिया, क्योंकि हम इनकम पे चेंज कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करना है हमको, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, y इज द फंक्शन ऑफ q, ठीक है। ईटा क्यू वाई इज इक्वल टू y अपॉन q इंटू डी क्यू अपॉन डी वाई। कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ एन आउटपुट, कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ एन आउटपुट का मतलब ये क्या है, सेम बताना है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कि हम जितनी भी टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ाते जाएंगे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा जो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जब हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारा फिक्स कॉस्ट आता है और फिर कुछ एक वेरिएबल कॉस्ट आता है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए फिक्स्ड रहता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें देखना है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो किस तरीके से बढ़ेगा अगर हम अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहें। यानी कि किसके रिस्पॉन्स को मेजर कर रहा है, ये रिस्पॉन्स को मेजर कर रहा है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्यू सी इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल आउटपुट इनटू चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट, ठीक है। That's it for today's videos guys। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी, कॉस्ट इलास्टिसिटी, सबसे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन के जनरल कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, उसको एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। डू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिंक और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, thank you so much, take care।